हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ईटीसी। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, बेस है ऑर्गेनिक का। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरण प्रभाव। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट के अगर मेन पॉइंट्स की बात करें, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कार्बन चेन। कहने का मतलब क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या बता रहा है कि जो ग्रुप है, चाहे वो दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो इफेक्ट लगाता है। प्लस आई और माइनस आई की अगर हम बात करें या मेंशन कर रखें तो वो इफेक्ट लगाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लीजिए हम बात करें माइनस आई की, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, और प्लस आई की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचना या इलेक्ट्रॉन देना, ये कैसे हो रहा है? अलोंग अ कार्बन चेन। और किसके थ्रू हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज पड़ गई, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है कि किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है और रिएजेंट हटा देते हो तो वो इफेक्ट हट जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट है, पहली बात परमानेंट है, दूसरा अलोंग अ कार्बन चेन लग रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लग रहा है। किसके थ्रू लग रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, अलोंग अ कार्बन चेन, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद अगर हम बात करें डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? कम होने लग जाता है। समझ में आ रही बात? चाहे वो कोई से भी टाइप का हो, प्लस आई या माइनस आई। आगे अगर हम बात करें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर प्लेन, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है या डिस्प्लेसमेंट है वो आंशिक रूप से है, पार्शियल है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पार्शियल है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है ये मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर होता है। किसमें होता है? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये की पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स क्या कर रहा है? कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। और यहाँ पर वाई क्या कर रहा है? ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये आके कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, ये एरो गलत हो गए। एक्स तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है और वाई इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। तो एक्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और एक्स पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और वाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कार्बन पर पॉजिटिव और वाई पर नेगेटिव। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जितना प्लस चार्ज एक्स पे है, ओवरऑल कार्बन का अगर हम नेगेटिव चार्ज सम करें या ऐड करें वो इसके बराबर आएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना माइनस है, चाहे वो डेल माइनस वन प्लस डेल माइनस टू प्लस डेल माइनस थ्री हो, इक्वल टू होगा डेल प्लस के। दूसरी बात यह है कि ये जो डेल माइनस वन है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू डेल माइनस टू, कंपेयर टू डेल माइनस थ्री। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ इफेक्ट कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, वाई जो है इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है तो वाई पे डेल नेगेटिव, कार्बन पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। ओवरऑल डेल पॉजिटिव जो है वो किसके बराबर है? डेल नेगेटिव के। और यहाँ पर डेल प्लस वन की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू डेल प्लस टू, कंपेयर टू डेल प्लस थ्री। इसके बाद अगर हम बात करें, एक्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ों का ऑर्डर आएगा, अभी जैसे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ऑर्डर का एक आइडिया होना चाहिए। अगर ऑर्डर का आइडिया है तो फिर जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब अगर एल्काइल ग्रुप की बात करें तो 3 डिग्री का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप की बात हो गई। उसके बाद CH3 और H, ये एक ऑर्डर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आइसोप्रोपाइल, इथाइल और मिथाइल, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए इथाइल मिथाइल, अब यहाँ पर आप इसको ऐसे कंपेयर करिए कि इथाइल क्या है? C2H5। ठीक है, मिथाइल क्या है? CH3, और दे रखा है प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, जो भी आप कहें। तो आइसोप्रोपाइल है CH3 और ये CH3। तो यहाँ तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री वाला फैक्टर या 1 डिग्री वाला फैक्टर आ जाएगा। लेकिन जब दोनों सेम डिग्री हो, जैसे 1 डिग्री ये भी है, 1 डिग्री ये भी है, या अगर मैं कहूँ आइसोप्रोपाइल की जगह सिंपल प्रोपाइल कह देता हूँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे आइसोप्रोपाइल की जगह आप चाहो तो प्रोपाइल कर लो कंपैरिजन के लिए। तो जब आपके 1 डिग्री हैं, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। आइसोप्रोपाइल भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ समझाने का जो कंसेप्ट है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं है, वो ये है कि अगर डिग्री सेम हो तो क्या ऑर्डर होगा।
तो चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, तीनों की डिग्री 1 है, तो वहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, कार्बन की संख्या बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें माइनस आई की, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई। अब देखिए अगर हम एटम की बात करें या एलिमेंट की बात करें कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो हमें लगेगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, फ्लोरीन। लेकिन वो एक एटम की बात है, अगर ग्रुप है तो वहाँ पर इसका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है या लेने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर इस प्रकार से NH3+, अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो NH3+ की माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर NO2, फिर CN और फिर F। अब यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है कि भाई NO2 ये तो रेयर आएगा NH3+ तो, और CN का जो है फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगर आपको ऑर्डर पता नहीं है तो फिर आंसर निकालने में आपको समस्या आएगी। ठीक है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। माइनस आई का ऑर्डर क्या है, NH3+, उसके बाद NO2, CN, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, C6H5 और H। ये तो बाकी तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखने की ये फ्लोरीन से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। NO2 सेकंड नंबर पे, CN और फिर उसके बाद फ्लोरीन। ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो देखिए कोई भी हम बात करें इफेक्ट की, तो वो हम उससे इफेक्ट की मदद से हम कई चीज़ों को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। अब जैसे बात करें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो जब मैं आपको इंटरमीडिएट्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, और ऐसा क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा जब मैं आपको इफेक्ट पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या समझा सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। सेकंड है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, जैसे आपके एसिड का चैप्टर सिलेबस में मेंशन है तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है। तो वो जो एसिड वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ कवर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स में, उसको आप इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से समझा सकते हो। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ, अब देखिए ये कॉमन पार्ट है, ये आपके चाहे सिलेबस में हो चाहे ना हो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कोहल्स, एल्कोहल आपके सिलेबस में है। रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड भी आपके सिलेबस में है। रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड्स, तो यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी जो है वो यहाँ मेंशन कर रखी है। अब ये चीज़ें आपके जब चैप्टर आएगा वहाँ भी आप पढ़ सकते हो और यहाँ भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन वहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आपके सिलेबस में है, कार्बोनिल कंपाउंड सिलेबस में है, एल्कोहल सिलेबस में है, और आपके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो आपके कॉमन पार्ट है। अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट अगर डिटेल में डिस्कस करें, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स, तो देखिए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे समझ सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो आपको याद होगा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, उसके बाद CH3+। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। कैसे समझा सकते हैं कि CH3 जो है प्लस आई लगाता है, एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या लगा रहे हैं, प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। तो ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर देगा और ये इधर देगा। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है या हम कहें एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और यहाँ पर 1 दे रहा है, और लास्ट में 1 भी नहीं दे रहा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जितना चार्ज ज़्यादा होता है, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो CH3+ है इस पर जितना चार्ज है उतना का उतना मेंटेन है। क्यों? क्योंकि इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज न्यूट्रल होगा। यहाँ पर 1 CH3 दे रहा है, यहाँ 2 दे रहे हैं और यहाँ 3 दे रहे हैं। जितने CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है, और मैग्नीट्यूड प्लस चार्ज का कम होगा मतलब चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आपकी क्या है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि चार्ज ओवरऑल क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद अगर हम कार्ब एनायन की बात करें तो यहाँ उल्टा इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे तो जो कमी है वो पूरी होगी और ओवरऑल जो चार्ज है वो कम हो जाएगा। अब नीचे वाले केस में पहले से ही माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब आगे उसको आप और इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, और जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लास्ट में ये। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, CH3-। क्यों? क्योंकि पहले ही माइनस है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है और ये आपके सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम। और जैसे जैसे आप देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो वो प्लस आई इफेक्ट इतना नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसको आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी समझा सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, फिर इसकी और फिर इसकी। नीचे अगर हम बात करें सेम कंसेप्ट है, ये इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसको स्टेबल करेगा तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो ये जो आपके इफेक्ट हैं ये आपके काफ़ी क्राइटेरिया जो हैं या काफ़ी कंसेप्ट जो हैं उसको क्लियर करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। देखिए कई बार आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। मतलब जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कौन से इफेक्ट में होती है, माइनस आई। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो माइनस आई लगा रहा है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस आई। तो अगर ग्रुप का प्लस आई ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसके अलावा दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम बताया था, तो वहाँ पर के जो है वो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो के जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और पीके जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि पीके के का उल्टा चलता है। तो पीके कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, के ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। और पीएच आप जानते हो माइनस लॉग ऑफ H+ होता है, तो पीएच अगर कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये आपके कॉमन है, क्योंकि कई बार क्या है वो डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ना पूछकर के का ऑर्डर पूछ लेता है, या पीके का ऑर्डर पूछ लेता है, या पीएच का ऑर्डर पूछ लेता है। तो कैसे भी अगर क्वेश्चन आए किसी भी कंसेप्ट से तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ ट्रेंड दे रखे हैं या जो ऑर्डर है वो दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब फर्स्ट की अगर हम बात करें ये, तो पहला है फॉर्मिक एसिड, दूसरा है एसिडिक एसिड, तीसरा है प्रोपेनोइक एसिड। तो तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। H जो है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं कि भाई H का कोई इफेक्ट नहीं है, ना तो प्लस आई है ना माइनस आई है, तो H तो हमने स्टैंडर्ड ले लिया। अब जो एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई लगा रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि मिथाइल और इथाइल में अगर कंपेयर करेंगे तो इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड हो गया, उसके बाद एसिडिक एसिड और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि मिथाइल का जो प्लस आई वो ज़्यादा है H से, और इथाइल का प्लस आई ज़्यादा है किससे, CH3 से। तो जितना प्लस आई बढ़ेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है CCl3 COH, CHCl2 COH, CH2Cl COH। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एल्काइल ग्रुप में हेलोजन जोड़ते हैं तो उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है माइनस आई हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस आई। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 हेलोजन जुड़ गए तो इसका माइनस आई ज़्यादा है, यहाँ 2 हेलोजन है फिर उसके बाद माइनस आई है, और यहाँ 1 हेलोजन है तो इसका माइनस आई उससे कम है। तो यहाँ पर जितने आप हेलोजन जोड़ेंगे उसका माइनस आई ज़्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें, अभी हमने क्या करा, यहाँ पर हमने प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर चेंज करा, यहाँ माइनस आई का ऑर्डर चेंज करा। अब हमने क्या करा कि तीनों जो ग्रुप हैं उनकी संख्या बराबर है, लेकिन जो माइनस आई की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और भी डिफरेंट ग्रुप हो सकते थे जैसे साइनाइड या नाइट्रो हो सकता था, वो भी आपको याद रखना है। तो तीनों ग्रुप में आप चेक करो कि माइनस आई ज़्यादा किसका है। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन। ठीक है। इसके बाद दे रखा है CH3 CH2 CHCl COOH, CH3 CHCl CH2 COH, CH2Cl CH2 CH2 COH। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई लगा रहा है। मान लीजिए क्या लगा रहा है, क्लोरीन माइनस आई लगा रहा है।
तो क्लोरीन जो है यहाँ पर पहले नंबर के कार्बन पर है, यहाँ मतलब एसिड ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर है, पहले नंबर पर, मतलब एसिड के बाद वाला पहला नंबर। उसके बाद यहाँ जो क्लोरीन है वो कौन से कार्बन पर है, दूसरे नंबर के कार्बन पर। या अगर आप IUPAC नंबरिंग करो तो मैं ऐसे कर देता हूँ 1 2 दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर अगर IUPAC नंबरिंग करूँ तो ये कर देता हूँ 1 2 और ये जो Cl है ये तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पर अगर IUPAC नंबरिंग करें तो 1 2 3 और ये 4 चौथे नंबर पर है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे क्लोज अप्रोच जो है, सबसे पास जो है वो ये है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा और उसके बाद इसका होगा। तो डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा -I किसमें है, इसमें, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो जिसमें -I ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये आपके आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये और फिर ये। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यह आपके 4 कार्बन है, उसके बाद CH3 यहाँ आ गया, एक ग्रुप लग गया, और इसके बाद 2 CH3 आ गया, मतलब यहाँ। तो कहने का मतलब है कार्बन की जो संख्या है एल्काइल ग्रुप की वो सेम है। जैसे COH के अलावा अगर हम देखें तो 4 कार्बन है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 स्ट्रेट चेन में है, एक ब्रांच होगी और ये ओवरऑल ब्रांच होगी। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, वैसे वैसे कार्बन की संख्या तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है ओवरऑल वो पास आ जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा किसका है, वो इंडक्टिव इफेक्ट जो ज़्यादा है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि +I है तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज़्यादा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 का होल थ्राइस CH। तो CH3 का होल थ्राइस CH अगर आप लिख रहे हो तो ये आप खुद चेक करिए कि ग्रुप कौन सा होगा। ये मैंने आपको सारे ग्रुप करवा रखे हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3 का होल थ्राइस और C, तो ये आपके COH हो जाएगा। तो कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये आपके 3 ब्रांच है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन CH2 जो ये जो CH है उस पर एक CH3 है, और यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन है। तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको लिखवाया था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। और +I अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसका +I कम है, फिर ये कम, इसका नेक्स्ट एसिडिक, और ये सबसे कम एसिडिक है क्योंकि इसका +I ज़्यादा है। इसके अलावा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। तो देखिए नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल आप जानते हैं कि ये है OH है, ये फिनॉल हो गया, और ये मैंने कहा OH, और ये मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया फिनॉल पे। NO2 ग्रुप, इसकी पोजीशन मैंने अभी डिसाइड नहीं करी है। तो NO2 ग्रुप जो है -I लगा रहा है। तो अगर -I इफेक्ट लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, और -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसलिए नाइट्रोफिनॉल जो है वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। अब ओवरऑल जो ऑर्डर होता है ऑर्थो, मेटा, पैरा का, वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड नहीं होता, वहाँ पर हम रेजोनेंस इफेक्ट भी देखते हैं। दोनों का मिला के फिर रिजल्ट आता है, और साथ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है। तो 3-4 फैक्टर मिलाने के बाद रिजल्ट आता है। तो जो आंसर है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन जब आगे आएगा तब हम देख लेंगे। आगे दे रखा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये तो अभी सिस्टमेटिक ऑर्डर चल रहा था कि भाई कहीं पर क्या है कि +I का ऑर्डर चल रहा है कि जो ग्रुप है उसमें +I किसका ज़्यादा है, कहीं पर -I का चल रहा है कि -I किसका ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे जैसे ग्रुप की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा हैलोजन 1 है, 2 है, 3 है। इसके अलावा डिस्टेंस, तो देखिए 3 कंसेप्ट चलते हैं, डिस्टेंस, नंबर और पावर, या ऑर्डर कह सकते हो। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इफेक्ट उतना कम हो जाएगा, उसके बाद नंबर जितना ज़्यादा होगा इफेक्ट उतना बढ़ जाएगा। और पावर की अगर हम बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर में जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब जिसकी ऑर्डर ज़्यादा है या पावर ज़्यादा है, जैसे हमने देखा NO2 का -I ज़्यादा है तो उसमें उसका रिजल्ट ज़्यादा होगा। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके लिए ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, सारे कंसेप्ट ध्यान रखने। आगे अगर हम बात करें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ओवरऑल ऑर्डर तो यहाँ पर आपको याद करना है। ओवरऑल ऑर्डर का मतलब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अगर कॉमन कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ज़्यादा है, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनॉल, वाटर, एल्कोहल और एल्काइन। ये आपको ध्यान रखना ओवरऑल ऑर्डर है। देखिए ओवरऑल ऑर्डर होता क्या है, ओवरऑल ऑर्डर आपके आता कहाँ से है, जो बुक्स होती हैं उसमें स्टैंडर्ड डेटा दे रखा होता है Ka का या pKa का, वहाँ से आप आंसर निकालते हो कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि आंसर जो भी आता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उसके बाद आता है।
तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर आता है तो वो एक बार तो आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि ये ऑर्डर क्यों आ रहा है या हम उसको कैसे समझें। क्लियर। आगे बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी तो हम क्या देख रहे थे कि जो एसिड हैं वो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है। देखिए दो अलग अलग कंसेप्ट है, एक तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या है वो अलग कंसेप्ट है और एसिडिक हाइड्रोजन का कंसेप्ट अलग है। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम कि भाई एसिड क्या होता है जो H+ आसानी से त्याग दे। तो एक तो प्योर एसिड है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कह दिया, एक होता है कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट का मतलब अगर आप बेस लेते हो तो बेस क्या करेगा वो H+ ले लेगा, तो उस H की नेचर क्या हो जाएगी एसिडिक। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ ऑर्डर दे रखा है एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। तो यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर आप H+ निकालोगे तो कार्बन पे क्या आएगा माइनस चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि भाई अगर आप H निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा और CH3 क्या लगा रहा है +I, तो +I लगाएगा तो माइनस को और अनस्टेबल कर देगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा, फिर ये। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा है, उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी, तो यहाँ पर रेजोनेंस फैक्टर भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रेजोनेंस फैक्टर भी काम कर रहा है। रेजोनेंस अभी आपके आगे आ जाएगा। और -I इफेक्ट भी हम कह सकते हैं कि C6H5 का क्या होता है -I इफेक्ट लगता है, तो ये -I इफेक्ट लगा रहा है, ये -I, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट रेजोनेंस है, तो जितना -I ज़्यादा होगा कार्बन की नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबल करेगा। साथ में रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है या बेस्ट है समझने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप H निकालते हो तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब वो H आसानी से निकल जाएगा, और H आसानी से निकल जाएगा मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप इसको देखोगे 3 हाइड्रोजन मैंने मेंशन कर रखे हैं, HA, HB और HC। अब यहाँ पर आप जब तीनों को एक एक करके निकाल के देखोगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि माइनस आ कहाँ रहा है। A के केस में माइनस यहाँ आ रहा है, B के केस में माइनस यहाँ आएगा और C के केस में माइनस यहाँ आएगा। अब यहाँ पर A और B कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन है, और कार्ब एनायन में मैंने आपको बताया था कि अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है, किसके, कार्बोनिल ग्रुप के। कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपके नेगेटिव है कार्बन पे और ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये कॉन्जुगेशन में है। तो हमने एक चीज़ क्या देखी कि जो ये वाली पोजीशन है HA की और HB की वो कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है कार्बोनिल के वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू अदर पोजीशन। तो A और B की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो सबसे पीछे तो क्या आ गया, C आ गया, तो ये हमने सबसे लास्ट में रख लिया। उसके बाद A और B को कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ माइनस आएगा, तो ये कार्बन सेपरेट है, कोई इस पर इफेक्ट नहीं लग रहा, और यहाँ पर यहाँ माइनस आएगा, तो ये जो CH3 है ये +I लगाएगा, तो +I जो है वो उसको अनस्टेबल करेगा। ये तो हम कह सकते हैं ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो वहाँ पर क्या है कि जो स्टेबिलिटी है वो 2 डिग्री की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। तो HA ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू HB और कंपेयर टू HC, तो ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ये आपके कब हेल्प करेगा, जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे कंडेंसेशन वाली या एल्डोल या फिर आपके एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर ये चीज़ हेल्प करेगी आपको। आगे दे रखा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ हो या बेसिक स्ट्रेंथ हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे सिलेबस में मेंशन हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी सिलेबस दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, ये चीज़ें आती ही आती हैं, इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स, अगर हम कॉमन ऑर्डर की बात करें तो एलिफेटिक अमीन जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके बाद एरोमेटिक अमीन और उसके बाद अमाइड। ये कॉमन ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन और अमाइड, ये कॉमन ऑर्डर है। उसके बाद अगर देखें फैक्टर अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, तो अमीन की जो बेसिसिटी है या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है उसकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इंडक्टिव फैक्ट। देखिए इंडक्टिव फैक्ट क्या बता रहा है, इंडक्टिव फैक्ट क्या कर रहा है कि अगर CH3 ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि N, ये मैंने लिखा कि भाई NR3,
ये मैंने लिख दिया। कहने का मतलब ये कि जो अमीन है वहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। इसका मतलब R जो है वो H भी हो सकता है और एल्काइल भी हो सकता है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद स्टेरिक इफेक्ट है। स्टेरिक इफेक्ट क्या कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। स्टेरिक इफेक्ट क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 ग्रुप हैं। अगर 3 ग्रुप छोटे होंगे तो जो ग्रुप आएगा लोन पेयर लेने के लिए या लोन पेयर पर अटैक करने के लिए वो आसानी से अटैक कर लेगा। लेकिन अगर ग्रुप बड़े बड़े होंगे तो वो जो बड़े बड़े ग्रुप है वो जो ग्रुप आ रहा है अटैक करने उसको रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो इसका ऑर्डर आ रहा है वो जस्ट रिवर्स आ रहा है। रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर नाइट्रोजन पे बल्कि ग्रुप हैं, भाई जैसे जैसे आप हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लगाओगे बड़े बड़े, बल्कि ग्रुप हैं, तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे जो अटैक कर रहा है जिसको इलेक्ट्रॉन लोन पे लेना है वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है स्टेरिक इफेक्ट का वो जस्ट रिवर्स आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसके बाद है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो आसानी से सॉल्वेशन इफेक्ट में हेल्प करता है। तो 1 डिग्री का जो है सॉल्वेशन इफेक्ट ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये 3 इफेक्ट हमने पढ़े। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये तीनों इफेक्ट जो है हमने समझने के लिए पढ़ लिए कि भाई इसके हिसाब से ऑर्डर क्या है। लास्ट में हमको याद करना है, क्यों? क्योंकि जो सारे इफेक्ट है वो अपोजिट चल रहे हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है कि भाई पीके की वैल्यू क्या आ रही है, उसके हिसाब से आंसर आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो ऑर्डर लिख लिया है ये आपको याद करना है। मान के चलिए एक क्वेश्चन इसमें से पक्का है, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का है और एक क्वेश्चन इसमें से पक्का है, आएगा ही आएगा। और आप देखेंगे कि पिछले जो एग्जाम है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको ओवरऑल ऑर्डर याद रखना है। यहाँ पर मैंने सारा मिक्स कर दिया है, आप चाहो तो उसको सेपरेट भी कर सकते हो छोटे पोर्शन में। अभी मैं बता दूंगा कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि इथाइल ग्रुप का ऑर्डर अलग है और मिथाइल ग्रुप का ऑर्डर अलग है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो इथाइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2 डिग्री इथाइल है। क्या है? 2 डिग्री इथाइल, मतलब C2H5 का होल ट्वाइस और NH। 2 डिग्री अमीन है और वो भी कौन सा? इथाइल वाला, डाई इथाइल अमीन कह सकते हो उसको। उसके बाद है ट्राई इथाइल अमीन। तो 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री आ गया किस में? इथाइल में। उसके बाद है डाई मिथाइल अमीन। क्या है? डाई मिथाइल अमीन। उसके बाद है इथाइल अमीन। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में केवल इथाइल अमीन का ही आता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर ये वाला 1 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ कि अमीन का जो ऑर्डर है वो है 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद जाके अमोनिया आएगा। तो ये जो ऑर्डर है ये किसके लिए है? इथाइल ग्रुप के लिए। किसके लिए? इथाइल, C2H5 के लिए। फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल ट्वाइस N, CH3 का होल ट्वाइस NH, उसके बाद C2H5 NH, CH3 NH2, CH3 का होल ट्वाइस N। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो CH3 होल ट्वाइस है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, उसके बाद आप देखेंगे कि ये आ गया 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री आया, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और उसके बाद अमोनिया। ये ऑर्डर किसके लिए है? CH3 के लिए। तो अगर केवल एक ही ग्रुप आता है, जैसे मान लीजिए केवल इथाइल वाला ग्रुप आता है, तो इथाइल का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। और केवल मिथाइल का आता है तो ऑर्डर क्या रहेगा? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया। और मिक्स करके आता है तो ये ओवरऑल ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। अमोनिया के बाद है C6H5NH2। एनिलीन जो है वो एरोमेटिक अमीन में आ रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। उसके बाद अगर 2 ग्रुप है फिनाइल के तो और ज़्यादा कम हो जाएगी, 3 है तो और ज़्यादा। और अमाइड सबसे कम है। अमाइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या है? सबसे कम है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि अगर एनिलीन में और इसमें कंपैरिजन हो तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में कि अगर एनिलीन में और इसमें कंपैरिजन हो, देखिए एनिलीन और इसकी स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, हालांकि यहाँ पर नहीं दे रखा है। ये एनिलीन है और ये आपके पायरोल है।
तो अगर इन दोनों में से भी कंपैरिजन करना हो कि भाई एनिलीन और पायरोल में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो आपको क्या करना है कि जो पायरोल होता है इसका लोन पेयर, देखिए यहाँ पर ये भी रेजोनेंस में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रेजोनेंस में तो है, लेकिन ये जो आपके एरोमेटिसिटी के लिए हकल रूल जो होता है, 6 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए हकल रूल के हिसाब से एरोमेटिसिटी के लिए, वो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। ये एरोमेटिसिटी वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये हकल लोन पेयर है, ये जो सेक्सटेट है इसका उसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पायरोल जो है वो एनिलीन से भी कम बेसिक है। हालांकि ये हेटेरो एरोमेटिसिटी में आता है, लेकिन कॉमन क्योंकि कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम और डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो ऑर्डर है ओवरऑल ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। अब देखिए एल्कोहल जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कोहल के टाइप्स की, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे हमने बाकी के लिए पढ़ा था। अगर एल्कोहल जो है OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पर अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। OH जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री कहलाएगा। OH जिस कार्बन से अटैच है उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री कहलाएगा। तो ये तो हो गई बात टाइप्स ऑफ एल्कोहल की कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, क्यों? क्योंकि एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो 2 अलग अलग तरह की रिएक्शन के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है। तो देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एक रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और एक रिएक्शन वो है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। दोनों की रिएक्टिविटी का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पर तो ऑर्डर है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑर्डर तो ऑर्डर क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा और कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा मतलब 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो वो आसानी से बनेगा, तो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी या स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री का ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री का और 1 डिग्री का। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन के लिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर और रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम कैसा आ रहा है, डिफरेंट कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं कि भाई स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम आएगा डिफरेंट आएगा, वो सारा का सारा मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये RCH2OH है और ये एक स्टेप में क्या हो रहा है बॉन्ड टूट रहा है और ये बना रहा है RCH2+। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि ये RCH2+ जो है ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहा है और ये बना रहा है RCH2 न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर 2 स्टेप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2 स्टेप। अब यहाँ पर जो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, वो इस पर डिपेंड करेगा कि स्लो स्टेप कौन सा है। काइनेटिक्स अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, और जितने भी फैक्टर रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे वो सारे के सारे फैक्टर स्लो स्टेप पे डिपेंड करते हैं। अब मान लीजिए कि ये वाला स्लो स्टेप है एक बार को, तो स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जिसमें कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। समझ में आ गई बात? तो अगर ये वाला स्टेप स्लो है तो जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा, तो उस हिसाब से रिएक्टिविटी डिसाइड होगी। और अगर मान लीजिए ये स्लो स्टेप ना होता, ये स्लो स्टेप होता, तो स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, कार्बोकैटायन रिएक्शन कर रहा है, तो जिसमें कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा आती। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये स्लो स्टेप होता मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है कार्बोकैटायन रिएक्शन कर रहा है, तो जब इंटरमीडिएट रिएक्शन करता है और वो वाली स्लो स्टेप होती है तो वहाँ पर तो जितना लेस स्टेबल इंटरमीडिएट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो स्लो स्टेप है, तो जिसमें इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये सारा का सारा जो है वो डिपेंड करता है कि स्लो स्टेप कौन सा है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम एक चीज़ याद कर लेते हैं स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, तो स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी उल्टी चलेगी तो हम क्या सोचते हैं
कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट टाइप कौन सा है। तो यहाँ पर इस केस में स्लोएस्ट टाइप ये वाला है, इसलिए जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहाँ पर उसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब इसकी बात करें तो इसमें है क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन एज ए H+ निकलेगा। कैसे निकलेगा, एज ए H+। H+ मतलब एसिडिक फॉर्म में हाइड्रोजन निकल रहा है। तो एसिडिक फॉर्म में हाइड्रोजन निकल रहा है तो एसिडिक का अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था ऑर्डर क्या होता है, जितना +I इफेक्ट ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो जितना एसिडिक ज़्यादा होगा उतना आसानी से H+ निकालेगा। तो 1 डिग्री ज़्यादा एसिडिक होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा एसिडिक होता है 3 डिग्री से। तो यहाँ पर तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ से समझा सकते हो, जितना +I इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब ओवरऑल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और यहाँ आप समझा सकते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि भाई टाइप ऑफ रिएक्शन में अल्कोहल में जिसमें H+ निकल रहा है कौन कौन सी है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, जैसे मान लीजिए सोडियम मेटल से हम रिएक्शन करा रहे हैं उस टाइप की रिएक्शन आ जाएगी। एस्ट्रिफिकेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसाइलेशन, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में, अभी केवल नाम हम देख रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन विद PCl3, अब देखिए यहाँ होता क्या है कि H निकलता है और ये रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पर क्या है, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2, यहाँ पर आपके क्या है OH निकल रहा है और यहाँ पर हेलोजन जुड़ जाएगा। इसके अलावा ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है ल्यूकास टेस्ट। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई सबसे पहले तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो ल्यूकास रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये तो होगी ल्यूकास रिएजेंट की बात। दूसरा ये होता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि ल्यूकास रिएजेंट किस काम आता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो होता है आइडेंटिफाई करना और एक होता है सेपरेट करना। सेपरेट करने का मतलब क्या है, तीनों मैंने क्या करे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को मिक्स कर दिया, इसको मुझे सेपरेट करना, पृथक करना, वो अलग चीज़ है। और मेरे पास अल्कोहल है, मैंने कहा कि भाई ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। अब मुझे पता लगाना है कि इनमें से 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, वो अलग चीज़ है। समझ में आ गई बात, आइडेंटिफाई करना अलग चीज़ है, सेपरेट करना अलग चीज़ है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। कैसे आइडेंटिफाई करता है, अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से, तो बनता क्या है RCl, और जब RCl बनता है तो टर्बिडिटी आती है। अब टर्बिडिटी जो है वो जैसे ही हमने रिएक्शन करी फटाफट से आ रही है या थोड़ी देर बाद आ रही है या आ ही नहीं रही है, वो डिपेंड करता है कि कौन से डिग्री का अल्कोहल है। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका वही होगा जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है ल्यूकास रिएजेंट का, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा ल्यूकास रिएजेंट के प्रति, या ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करेंगे ल्यूकास टेस्ट करेंगे तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो फट से टर्बिडिटी दे देगा, 2 डिग्री होगा तो थोड़ी देर बाद देगा, 1 डिग्री होगा तो नहीं देगा। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी कई बार एग्जाम में आती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं ले रहे, कार्बोनिल कंपाउंड जब पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा एक हिंट देख लेते हैं। देखिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन से टाइप की रिएक्शन शो करता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात करें, शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन हो रही है, डबल बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अभी हम टाइप ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब यह है पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में CO ग्रुप है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उसकी खुद की नेचर क्या हो गई इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी होगी वहाँ आसानी से अटैक करेगा, रिएक्टिविटी वहाँ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो यहाँ पर क्या है डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, जितने R ग्रुप आप जोड़ोगे वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ गए, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ है यहाँ पर, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसके बाद इसकी है और उसके बाद इसकी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है।
तो यहाँ पर और फैक्टर भी काम करते हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उसमें हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट की फिलहाल बात कर रहे हैं। आगे जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वो फैक्टर भी डोमिनेंट हो जाएगा या इन्वॉल्व हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम केस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कुछ केस में आपके रेजोनेंस जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो केवल सिंपल एल्काइल ग्रुप का कर रहे हैं, बेंजीन रिंग का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस का कंसेप्ट अलग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना ही कार्बन पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा, प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। आगे दे रखा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके मैकेनिज्म होते हैं, SN1 और SN2। मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल केवल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो SN1 मैकेनिज्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट मैंने आपको इंटरमीडिएट से आपको पढ़ा रखे हैं, वहाँ पर आपको बताया था कि SN1 मैकेनिज्म जब होता है वहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। अब कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है वो स्लो स्टेप है, और मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है अगर वो स्लो स्टेप है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर वही होगा जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। लेकिन अगर मान लीजिए स्लो स्टेप वो है जिसमें इंटरमीडिएट रिएक्शन कर रहा है तो आंसर रिवर्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम केस में ये कंडीशन होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, स्लो स्टेप कौन सा है उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो यहाँ पर स्लो स्टेप कौन सा है? जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा होगा? जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आगे दे रखा है ओनली बेंजाइलिक कॉमा एलाइलिक एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgNO3 एंड फॉर्म वाइट पीपीटी ऑफ AgCl। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हमने वर्नर थ्योरी में पढ़ा था कि AgNO3 जो है वो कितने मोल काम आएंगे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए पीपीटी बनाने में। तो वहाँ रीज़न क्या था, आंसर क्या था कि जितने Cl- आयन होंगे उस हिसाब से AgNO3 के मोल कंज्यूम होंगे। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि Cl- आयन जो होगा अगर प्रेजेंट तो AgNO3 रिएक्शन करेगा, क्योंकि AgNO3 आयनिक फॉर्म में है। तो वो अगर Cl- कोई कंपाउंड देगा तो वो पीपीटी बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन मैक्सिमम जो है बहुत ज़्यादा आयनिक नेचर के तो होते नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो वहाँ पर ये है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है आसानी से Cl+ दे सकता है। तो Cl+ देगा तो कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो सारा का सारा आंसर किस पर डिपेंड हो गया कि जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो फॉर्म होगा और Cl- देगा तो वो पीपीटी बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। मैकेनिज्म कौन सा है? SN1 की बात हो रही है। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल होता है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या है? C6H5CH2+। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए ये आसानी से क्या करेगा? कार्बोकेटाइन बना लेगा। सेकंड नंबर पे एल्काइल है, तो सेकंड नंबर पे एलाइल दे रखा है, तो ये होगा CH2 CH2+। तो एलाइल ग्रुप अगर है तो ये भी क्या करेगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लेगा। और 3 डिग्री एल्काइल, तो मैंने क्या कहा? R3C+। ये 3 कैटेगरी जो है बेंजाइलिक, एलाइलिक और 3 डिग्री, ये अगर है तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, मतलब AgNO3 के साथ पीपीटी देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है, मतलब ये है कि रिएक्शन तो कर रहा है लेकिन वो मैकेनिज्म चेंज हो सकता है, SN2 हो सकता है। तो SN1 में जो कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है आसानी से वो ये 3 है। इसके बाद अगर हम बात करें बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एंड हेलोबेंजीन एंड विनाइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि बेंजाइलिक हैलाइड और हेलोबेंजीन में अंतर क्या है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई फिनाइल ग्रुप क्या होता है और बेंजाइल ग्रुप क्या होता है। ये मैं आपको जब ग्रुप पढ़ा रहा था वहाँ मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपके दे रखा है एलाइलिक हैलाइड और विनाइल। तो देखिए ये मैंने आपको ग्रुप बता रखे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि जो कौन से ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था नाम आएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप का आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ कि बेंजाइलिक में और फिनाइलिक में डिफरेंस क्या है। बेंजाइलिक जो है वो है ये आपके बेंजीन रिंग हो गई, ये CH2 हो गया और ये Cl हो गया, ये बेंजाइलिक हो गया। और आपके हेलोबेंजीन की अगर हम बात करें
तो ये आपके हेलोबेंजीन हो गया। अब इन दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या कह रहा है, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एंड हेलोबेंजीन एंड विनाइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव। तो ये कह रहा है कि ये तो मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। ऐसा क्यों? ये मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जैसे ये Cl- इलेक्ट्रॉन लेगा ये बना लेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। इसके केस में क्या है, ये लोन पेयर दे सकता है। क्या करता है? लोन पेयर देता है, और लोन पेयर देने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। पार्शियल, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ कार्बोकेटाइन आता है, तो ये जो कार्बोकेटाइन डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग पे आ रहा है तो ये स्टेबल नहीं है। डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे जो कार्बोकेटाइन आता है वो स्टेबल नहीं होता, जबकि बेंजाइलिक फॉर्म में अगर आ रहा है तो ज़्यादा स्टेबल है। तो क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है इसलिए आसानी से कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा। दूसरी बात क्या है कि ये लोन पेयर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड का टूटना और मुश्किल हो गया, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। सेम कंसेप्ट है एलाइलिक के लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और विनाइलिक जो है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसकी रिएक्टिविटी कम है। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। कार्बोकेटाइन क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। और इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ये डबल लोन पर यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो ये रीज़न है कि बेंजाइलिक और एलाइलिक ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, जबकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना रहे। इसके अलावा रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो इस रिएक्टिविटी और ज़्यादा कम हो रही है। तो ये आपके क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ें, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है और हेलोबेंजीन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी है। आगे दे रखा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है। टोटल हम 4 इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चारों में से अगर हम देखें तो 3 तो परमानेंट है, एक टेम्परेरी है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट है। क्या दे रखा है? द कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पर आपने देखा है कि क्या दे रखा है? कंप्लीट ट्रांसफर, क्योंकि अभी हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं था, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात थी, यहाँ पर किसकी बात है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। टूवर्ड्स द अनसैचुरेटेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उसके हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो अभी जैसे मैंने कहा कि टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब क्या है कि रिएजेंट की प्रेजेंस में ही शो होता है, रिएजेंट की एब्सेंस में शो नहीं होता है। इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम इस इफेक्ट को देखें तो कैसा है? A डबल बॉन्ड B प्लस रिएजेंट। तो जैसे रिएजेंट की प्रेजेंस होगी जो डबल बॉन्ड है वो एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब वो कोई सी भी साइड शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कौन सा है। जैसे A और डबल बॉन्ड B है तो रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा? या तो A प्लस B माइनस बना लेगा या A माइनस B प्लस बना लेगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। रिएजेंट जैसे आपने रिमूव करा वापस से क्या बन गया? A डबल बॉन्ड B। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पाई वाले वो शिफ्ट हो रहे हैं। कंप्लीट ट्रांसफर मतलब एक पे प्लस आएगा और एक पे माइनस आएगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट होते हैं वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल पे। तो जैसे मान लीजिए सेम एटम है तो सेम एटम में तो कहीं भी शिफ्ट कर सकता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर डिफरेंट एटम है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो फिक्स है कि ऑक्सीजन पे ही जाएगा। तो वो मॉलिक्यूल कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की खास बात क्या है कि एक तो ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, केवल रिएजेंट हटाते ही वापस रिमूव हो जाता है तो टेम्परेरी इफेक्ट है। दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहा है और साथ के साथ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो 2 तरह के हैं, प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टूवर्ड्स द रिएजेंट। मतलब हमने देखा था कि रिएजेंट की प्रेजेंस में ये इफेक्ट होता है। और प्लस ई में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? जहाँ पर रिएजेंट अटैक कर रहा है। इसको देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि ये आपके रिएजेंट है, तो ये रिएजेंट अटैक कर रहा है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्लस ई की कैटेगरी में आएगा। ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ अटैक कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी वहीं जा रहे हैं, तो जिस
जगह पर या जिस साइट पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वहीं पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसको हम प्लस ई की कैटेगरी में रखते हैं। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें माइनस ई की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द रिएजेंट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल जहाँ अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन उससे दूसरी साइड जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं तो ये माइनस ई की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर रिएजेंट जहाँ अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन वहीं आ रहे हैं तो प्लस ई, रिएजेंट जहाँ अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन वहाँ से दूर जा रहे हैं तो माइनस ई। बहुत सिंपल है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ थे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो माइनस था और यहाँ प्लस था, माइनस पे प्लस जुड़ गया तो ये आपके यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। और मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि ओवरऑल चार्ज बैलेंस रहता है, तो ये न्यूट्रल है और ये प्लस है। ओवरऑल नेट पॉजिटिव 1 चार्ज है तो यहाँ ओवरऑल नेट पॉजिटिव 1 चार्ज आना चाहिए। यहाँ पर ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है तो ओवरऑल नेट -1 चार्ज है तो यहाँ पर ओवरऑल -1 चार्ज आना चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हेटेरो एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की, कि ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ ये नाइट्रोजन की तरफ जाएगा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है अगर हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो वो फिक्स है कि वो वहीं शिफ्ट होगा। ठीक है, कोई इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जो होगा उसकी डायरेक्शन उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है तो CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ की तरफ। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव आ गया और इस पर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव को जो है ये स्टेबल करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट है। अगर ये यहाँ शिफ्ट होते हैं तो इस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव आता है, जो कि अपोजिट कंडीशन हो जाती है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन या एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे वो यहाँ शिफ्ट होंगे क्योंकि ये जो है आपके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर CCl3 हो गया, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे थे लेकिन CCl3 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा तो ये -I इफेक्ट लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे तो प्लस चार्ज जो है वो दूसरी साइड आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ग्रुप कौन सा। आप देखिए CH3 ग्रुप था तो इलेक्ट्रॉन जो थे दूसरी जगह शिफ्ट हुए CH3 के अपोजिट डायरेक्शन में, जो CCl3 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन जो है CCl3 के डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, तो डिपेंड करता है ग्रुप कौन सा है। अब देखिए आगे आप मार्कोनिकोव रूल पढ़ोगे, मार्कोनिकोव रूल आप याद करते हो कि ये होता है, इस टाइप से जो भी होता है वो आप याद करते हो, लेकिन वहाँ पर मार्कोनिकोव रूल के जो पीछे मैकेनिज्म है वो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो वहाँ पर हमेशा मार्कोनिकोव रूल फॉलो है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल आपने वहाँ दे दिया तो मार्कोनिकोव रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि मोर सब्सटीट्यूटेड ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन लेस सब्सटीट्यूटेड ज़्यादा स्टेबल हो रहा है क्योंकि ग्रुप की नेचर चेंज हो गई है। इसलिए हमें रटना नहीं है, कंसेप्चुअली चलना है। जब आएगा मार्कोनिक इफेक्ट तब मैं आपको और समझा दूंगा। आगे दे रखा है मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखिए रेजोनेंस इफेक्ट जो है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी पढ़ा रखा है, उसके अलावा जो भी है वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन या जो लोन पेयर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक में और मीजोमेरिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। परमानेंट इफेक्ट है, जैसे ये टेम्परेरी था लेकिन ये परमानेंट है। टेम्परेरी केवल इलेक्ट्रोमेरिक है, इंडक्टिव भी परमानेंट था और रेजोनेंस इफेक्ट भी परमानेंट है। वर्क अबव एंड बिलो बट नॉट इन मॉलिकुलर प्लेन। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट मॉलिकुलर प्लेन में लग रहा था, जबकि रेजोनेंस का जो है, क्योंकि देखिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ है मॉलिकुलर प्लेन में, लेकिन पाई बॉन्ड जो है मैंने आपको कहा था पी ऑर्बिटल चलते हैं ऐसे, तो पी ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मॉलिकुलर प्लेन के ऊपर है और मॉलिकुलर प्लेन के नीचे है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग पढ़ाई थी, तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होती है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे होती है। एक पॉइंट और है यहाँ पर
कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है परमानेंट हो गया, वर्क अबव एंड बिलो बट नॉट इन मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, आगे दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की अगर हम बात करें, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन सेम। हाँ, जो मैं पॉइंट बता रहा था मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। रेजोनेंस की एक खासियत यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो लग रहा है, डिस्टेंस चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उससे रेजोनेंस इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके नहीं लिखा हुआ है मैटर में, तो ये आप नोट डाउन कर लेना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा आपके चीज़ों को समझने के लिए। आगे दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन सेम, दे शुड डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको 2-3 बार बता रखा है कि रेजोनेंस में और टॉटोमेरिज में डिफरेंस होता है। रेजोनेंस में एटम की पोजीशन जो होती है, अरेंजमेंट जो होती है वो सेम होती है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जबकि टॉटोमेरिज में एटम की पोजीशन जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए टॉटोमर जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी है, जबकि रेजोनेंस में ऐसा नहीं है। आगे दे रखा है ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट कन्फर्म द लुईस स्ट्रक्चर। जितनी भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, मतलब वहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। कैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो उसकी वैलेंसी 4 ही रहनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 वो फॉलो नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट जरूर हो सकता है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, लेकिन टेट्रावेलेंट नहीं हो सकता। रेजोनेंस डिक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हैंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। अब रेजोनेंस से क्या होता है, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? रेजोनेंस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देता है, इससे जो स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती है। रेजोनेंस से हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी समझाते हैं। जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रेजोनेंस ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है। जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें रेजोनेंस ज़्यादा है। रेजोनेंस ज़्यादा का मतलब है कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसमें रेजोनेंस उतना ज़्यादा माना जाएगा, ना कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे दे रखा है द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक होता है रेजोनेंस। देखिए अब इसमें एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था कि रेजोनेंस में आपने देखा है कि एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब जैसे मान लीजिए बेंजीन की अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। तो ये क्या कह रहा है कि द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है 2, कैलकुलेटिव है वो हम ज़्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहे। तो ये मोस्ट रेजोनेटिंग या मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। अब देखिए इसकी एनर्जी अलग होगी और इसकी एनर्जी अलग होगी। इसकी एनर्जी एक्सपेरिमेंटली हम निकाल लेते हैं और इसकी एनर्जी हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि भाई एक पाई बॉन्ड की हाइड्रेशन एनर्जी कितनी, तो 3 की कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम बात करें तो रेजोनेटिंग जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा क्या है कि आरपीएससी कई बार कुछ मॉलिक्यूल्स के, खास करके एरोमेटिसिटी वाले जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स की डायरेक्ट रेजोनेंस एनर्जी पूछ लेते हैं। हालांकि आपके हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड होते तो वहाँ पर अलग अलग, जैसे बेंजीन हो गया, पायरोल हो गया, वहाँ पर वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी का डेटा पूछ लेती है। खैर कोई मतलब नहीं है यहाँ पर रेजोनेंस। अब देखिए कई बार हम कहते हैं ना एरोमेटिसिटी ज़्यादा है या कम है, या रेजोनेंस ज़्यादा है या कम है, तो वो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या से नहीं बता सकते, वो हम बताते हैं रेजोनेंस एनर्जी से। तो रेजोनेंस एनर्जी जो एक डेटा है ये बताने के लिए कि रेजोनेंस कितना ज़्यादा है और मॉलिक्यूल में जो स्टेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड
रेजोनेंस एनर्जी। अब मेन बात ये है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा और कैसे कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं। तो देखिए पॉसिबिलिटी कैसे है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो यहाँ रेजोनेंस कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये ऐसे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये वाला जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से हट गया है और ये कहाँ आ गया, यहाँ पर, तो प्लस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्लस चार्ज हट जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये आपके बॉन्ड ऐसे है, पहले ये बॉन्ड यहाँ था, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस एटम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने के उतने हैं। यहाँ से बॉन्ड हट गया है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर बॉन्ड आ गया है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर पहले से प्लस है तो प्लस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी कि ये प्लस तो कैंसिल आउट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका। दूसरा है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज के साथ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो ये जब आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज था तो ये पाई बॉन्ड आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद ये फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा कि ये ऐसे शो करेंगे हाफ एरो से, हाफ एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपके बन गया पाई बॉन्ड और ये हो गया फ्री रेडिकल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एलाइलिक और बेंजाइलिक की कंडीशन, तो यहाँ पर ये विनाइल एल्कोहल है, एलाइलिक बेंजाइलिक अलग था, और फिनॉल या हेलोबेंजीन और विनाइल बेंजीन या क्लोरो विनाइल या जो भी आप कहें, विनाइल क्लोराइड कुछ भी आप कहें, वो ये अलग था। फिर मैंने आपसे कहा था यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है और रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ये आपके लोन पेयर यहाँ से यहाँ, तो ये कंडीशन कौन सी है, देखिए पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है लोन पेयर के साथ, तो ये लोन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसकी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो जाएगा CH2 माइनस, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये CH के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये Cl हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ माइनस है और Cl जो है उस पर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद ये आपके है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, 1,3 ब्यूटाडाइन है, और 1,3 ब्यूटाडाइन के जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप इसको ऐसे शो करेंगे तो देखिए 4 कार्बन है, ये हो गया CH2, फिर ये हो गया CH और ये CH2। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया और इलेक्ट्रॉन चले गए दूर, तो इस पर प्लस आ गया, उसके बाद बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे कि एक पे प्लस आ गया और एक पे माइनस आ गया। इसके बाद ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था ये सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटायन की कंडीशन है, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ, तो ये लोन पेयर जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड कार्बन और ये प्लस CH2, ये प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं और आपको चेक करना है कि उनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हम ये देखते हैं कि न्यूट्रल जो स्पीसीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू आयनिक स्पीसीज़ के। जैसे मान लीजिए ये न्यूट्रल है और ये आयनिक है। इसके अलावा एक कंसेप्ट और होता है कि जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है, या अगर हम कहें सिग्मा भी छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं, या अगर हम बात करें ये हाइड्रोजन को मैं एक बार छोड़ दूँ तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ कितने दिखा रहे हैं 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये तो न्यूट्रल है इसलिए भी ज़्यादा स्टेबल है, और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है इसलिए भी ज़्यादा स्टेबल, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो बॉन्ड्स की संख्या है 1 2 3 सेम है, लेकिन ये आपके न्यूट्रल है और ये आयनिक है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे,
समझ में आ रही बात। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली देखा जाए तो इस पर भी प्लस है और इस पर भी प्लस है, और नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है उस पर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ 1 और 2 हैं दिख रहे हैं जो, और यहाँ कितने 3 हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट की, तो यहाँ पर जब हम रेजोनेंस इफेक्ट के टाइप की बात कर रहे हैं तो मेनली हम क्या बात कर रहे हैं कि बेंजीन पे जब ग्रुप जुड़ा होता है तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई ग्रुप बेंजीन पर जुड़ा है और रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को, तो प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लस आर इफेक्ट। और अगर कोई ग्रुप जुड़ा है बेंजीन पे जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है तो वो माइनस आर इफेक्ट कहलाता है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि भाई कौन से ग्रुप जो है प्लस आर लगाते हैं और कौन से ग्रुप माइनस आर लगाते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, ऑर्थो डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग, ये ज़्यादा पूछते हैं। तो वो जो ऑर्थो मेटा पैरा है वो आपके यहीं से समझ में आएगा रेजोनेंस से। तो देखिए अगर हम बात करें प्लस आर की, शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके सेंस में कह रहे हैं? प्लस आर के सेंस में। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब इलेक्ट्रॉन जो देने वाला ग्रुप है वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अलग अलग बात है। एक ग्रुप जो है प्लस आर शो कर सकता है और माइनस आई शो कर सकता है, और एक ग्रुप जो है माइनस आर शो कर सकता है और प्लस आई शो कर सकता है। मतलब एक ग्रुप अलग अलग इफेक्ट के लिए अलग अलग नेचर शो कर सकता है। जैसे एक इफेक्ट के लिए डोनेटिंग है तो एक इफेक्ट के लिए विड्रॉइंग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये आप और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या है कि रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन कौन से इफेक्ट से दे रहे हैं? प्लस आर से दे रहे हैं। ठीक है, लाइक OH, O माइनस, NH2, SH, F, Cl, Br, I, OR, OCOCH3, NHOCOCH3। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, तो वहाँ पर मैं इनको क्या कहता? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पर मैं इनको क्या कह रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। किस सेंस में कह रहा हूँ? रेजोनेंस में। इसलिए मैंने आपसे 2-3 बार कहा था कि जब हम कोई इफेक्ट स्टडी करते हैं तो वहाँ पर सारे फैक्टर को कंसिडर करके फिर हमको ओवरऑल रिजल्ट निकालना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है तो ये रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे मान लीजिए OH ही है, माइनस आई लगाता है लेकिन क्या लगा रहा है? प्लस आर। तो यहाँ पर जब हम कोई चीज़ स्टडी करेंगे तो दोनों इफेक्ट की हम बात करेंगे। तो हमने क्या कहा? शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा? तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि अगर कोई एटम जो कार्बन से जुड़ रहा है, भाई जो भी ग्रुप होगा वो कोई ना कोई एटम से जुड़ेगा बेंजीन रिंग से। तो अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है तो जिस एटम से जुड़ रहा है उस पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। जैसे मान लीजिए OH ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। O माइनस है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट के साथ साथ लोन पेयर देने वाला भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि केवल दिखाने के लिए लोन पेयर है लेकिन वो दे नहीं रहा है, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा OH, O माइनस, NH2, SH, हेलोजन, ये सब लोन पेयर है। ये क्या करेंगे? तो देखिए मैंने पहचानने का तरीका क्या बताया कि जो भी एटम आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डायरेक्ट जुड़ रहा है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे हेलोजन हो, ऑक्सीजन आ गया वापस से, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रुप है क्या और लिखे हुए कैसे। ठीक है, अगर आप देखोगे अपोजिट साइड तो इसका जस्ट डिफरेंट फॉर्म है। जैसे मान लीजिए ये है OCOCH3, कंपेयर के लिए बता देता हूँ, और यहाँ पर ये है COOCH3, दोनों अलग है क्योंकि जो बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन से हो रही है जबकि वहाँ कार्बन से हो रही है, यहाँ पर नाइट्रोजन से हो रही है जबकि यहाँ पर कार्बन से हो रही है। CONH2 कह दो या CONR कह दो, कुछ भी कह दो, आप चाहो तो H की जगह CH3 भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो एटम है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है रिंग के साथ और हेटेरो एटम है लोन पेयर के साथ। अब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। तो जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो अब देखिए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपके बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये आपके डबल बॉन्ड आ गया। तो अब आपने क्या चीज़ नोटिस करी कि जो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं
वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और उससे बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और बेंजीन रिंग पे आगे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज होगा, तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो नेक्स्ट जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये OH पे प्लस ऐसा कैसा है, ये डबल बॉन्ड है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है और ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये यहाँ से यहाँ और ये जो है यहाँ से यहाँ। तो ये आप देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड OH के साथ प्लस और ये आपके हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ और ये माइनस चार्ज हो जाएगा। और लास्ट जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये माइनस वापस से यहाँ और ये बॉन्ड वापस से यहाँ, तो ये हो गया OH और ये आपके वापस से डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग वाला भी फिनॉल था और लास्ट वाला भी फिनॉल आपको दिख रहा है तो सारे फिनॉल, लेकिन आप देखेंगे इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की रिंग के अंदर वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग पर जो भी चार्ज आए, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, वो फिक्स पोजीशन पे आता है। कौन सी पोजीशन पे आता है? ऑर्थो और पैरा। या यहाँ पर आपको मैं पोजीशन बता दूँ कि अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग है और उस पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेंजीन रिंग है और इस पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई Z ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से वो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इप्सो पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इप्सो पोजीशन। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे है, मतलब इसके जस्ट पास वाले कार्बन है, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। इसके बाद मतलब 1 जो पोजीशन है वो आपके इप्सो है और 2 जो पोजीशन है वो ऑर्थो है। 3 जो पोजीशन है वो मेटा पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन कहलाती है? मेटा। और जो लास्ट जो 4th पोजीशन है वो पैरा कहलाती है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो चाहे प्लस चार्ज आए चाहे माइनस चार्ज आए, प्लस और माइनस दोनों जो हैं वो कौन सी पोजीशन पे आते हैं? ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ प्लस R शो कर रहा है तो रिंग पे माइनस आ रहा है, तो माइनस आपने देखा ऑर्थो पे, फिर पैरा पे और फिर वापस से ऑर्थो पे। तो जो भी चार्ज आएगा चाहे प्लस माइनस वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। ये तो थी बात किसकी? प्लस R की। माइनस R की अगर हम बात करें, शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो ये कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहे हैं किससे? बेंजीन रिंग से। लेकिन इफेक्ट कौन सा हम बात कर रहे हैं? रेजोनेंस। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। CHO एल्डिहाइड हो गया, COR कीटोन हो गया, COH एसिड, COCl एसिड हैलाइड हो गया, COOCH3 एस्टर हो गया, CONH2 अमाइड हो गया या सेकेंडरी अमाइड भी कह सकते हो, साइनाइड हो गया, SO3H हो गया। यहाँ पर जब आप देखेंगे जितने भी ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसकी एक खास बात है। खास बात कैसे है? पहचानने का तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके ग्रुप कौन सा था? हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है रिंग के साथ और लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर खास बात क्या है कि जो एटम जुड़ा हुआ है रिंग के साथ, उसके साथ एक हेटेरो एटम है जो कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ है और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। वापस से रिपीट कर देता हूँ कि -R जो इफेक्ट है वो कौन से ग्रुप शो कर रहे हैं, उसको पहचानने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कि जो एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ एक हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, और हेटेरो एटम जो जुड़ा हुआ है बाद में सेकंड आगे की जो पोजीशन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है पाई बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ, ये आपके -R शो करेगा। या दूसरा अगर आप बात करो CHO की, तो जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है और इस पर कौन जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड O और H। साइनाइड की बात करोगे तो कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है और ये रिंग है। तो आप देखेंगे कि जो भी एटम डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है उसके साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड के साथ। ये पहचानने का तरीका है -R के ग्रुप को। बाकी आप देखेंगे ये और ये CONH2 कह दो या CONHCH3 कह दो, ये आपके माइनस वाले ग्रुप हैं और ये आपके प्लस वाले ग्रुप है, क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं तो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन की, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और ये आपके यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। अब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज तो यहाँ का हट गया और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर आप देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो प्लस चार्ज यहाँ आ गया, और फिर लास्ट में क्या हुआ? ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ और ये क्या हो गया? चार्ज खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या नोटिस करा? प्लस चार्ज भी कहाँ पर आ रहा है? ऑर्थो, पैरा, वापस से ऑर्थो।
तो जो भी चार्ज आना है वो ऑर्थो और पैरा पे आना है। आगे क्या दे रखा है, अब ये जो ग्रुप है यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी प्लस आर है वो आप देखेंगे डायरेक्टिंग इफेक्ट आता है। एक चीज़ और बता दूं, एरोमेटिक कंपाउंड जब आप पढ़ोगे वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी। वहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी कि जो ग्रुप है वहाँ दो कंसेप्ट चलेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक तो कंसेप्ट आएगा एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का, ठीक है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, और एक कंसेप्ट आएगा ऑर्थो डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग है। ये दो कंसेप्ट आएंगे। तो एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो एक्टिवेटिंग कहलाएगा। ग्रुप, कोई ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो एक्टिवेटिंग कहलाएगा, और कोई ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा तो डीएक्टिवेटिंग कहलाएगा। तो ये जो ग्रुप हैं ये क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो एक्टिवेटिंग में आएंगे, और ये जो ग्रुप है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहे हैं तो डीएक्टिवेटिंग में आएंगे। अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो चार्ज आ रहा है ऑर्थो पर माइनस चार्ज आ रहा है, और बेंजीन क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, माइनस पे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं, प्लस आर वाले। और यहाँ पर क्या है, प्लस आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस पे तो अटैक करेगा नहीं, तो ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस आ रहा है तो प्लस पे अटैक नहीं होगा, कहाँ पे अटैक होगा, मेटा पे, तो ये मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। ये केवल इंट्रोडक्शन दिया, डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, हिंट दे दिया ताकि आगे जब पढ़ाऊँ तो समझ में आ जाए आपको। आगे चलते हैं, रेजोनेंस वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद इक्वल इंटेंसिटी। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, मेरे दिमाग से एक पॉइंट स्लिप हो रहा है, तो फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो, रेजोनेंस का इफेक्ट कम नहीं होता। लेकिन रेजोनेंस सारी पोजीशन पे लगे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेजोनेंस वर्क ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो रेजोनेंस का इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो जो इफेक्ट है वो कहाँ लग रहा है, ऑर्थो पैरा पे। जैसे आपने देखा बेंजीन रिंग पे माइनस चार्ज आ गया तो माइनस कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे नहीं आया। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग पर प्लस चार्ज आ गया तो कहाँ आया, ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे नहीं आया। तो पहली बात यह है कि रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पे नहीं लगता, ऑर्थो और पैरा पे लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। विद इक्वल इंटेंसिटी, तो रेजोनेंस ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा है पैरा पे कम लग रहा है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पे रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा है पैरा पे कम है, बराबर है, क्योंकि रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। आगे दे रखा है, रेजोनेंस प्रोसीड्स इन द सिस्टम वाया पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो रेजोनेंस है वो सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है। वर्क्स परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। जैसे हमने बात करी कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं लगता, मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर और नीचे लगता है, मतलब परपेंडिकुलर लगता है। आगे अगर हम बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वर्क एट ऑल पोजीशन। रेजोनेंस सारी पोजीशन पे नहीं लग रहा, केवल ऑर्थो पैरा पे लग रहा है और इक्वल इंटेंसिटी के साथ लग रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट सारी पोजीशन पे लग रहा है, सारी पोजीशन से मतलब क्या है, इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा, बट विद डिफरेंट इंटेंसिटी। सारी पोजीशन पे लग रहा है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। सबसे ज्यादा किस पे, इप्सो पे, क्योंकि सेम पोजीशन है। उसके बाद ऑर्थो मेटा पैरा, तो इप्सो सबसे पास है, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। सबसे दूर कौन सा है, पैरा। आगे दे रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसीड्स इन द सिस्टम वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम में, लेकिन ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रहा है एंड वर्क इन द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है मॉलिक्यूलर प्लेन में लगता है और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है। तो ये हमने बात करी रेजोनेंस की और इंडक्टिव इफेक्ट की। काफ़ी सारी जब हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी की या एरोमेटिक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई चीज़ें आएंगी जो आपको कंबाइंड इफेक्ट से समझानी पड़ेगी। वहाँ पर एक इफेक्ट से काम नहीं चलेगा। जब दोनों इफेक्ट का रिजल्ट सेम आ रहा है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोनों रिजल्ट अपोजिट चलते हैं तो वहाँ पर कौन सा डोमिनेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको मैं एक बता देता हूँ कि रेजोनेंस जो होता है वो डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, मैक्सिमम केस में, 100% नहीं, मैक्सिमम केस में क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट है इंडक्टिव इफेक्ट से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि रेजोनेंस से एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से ले रहा है, तो ओवरऑल वो ग्रुप क्या इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का या लेने का। तो हमने क्या देखा कि मान लीजिए कि कोई ग्रुप है वो प्लस आर शो कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, और माइनस आई शो कर रहा है, तो दोनों का जो इफेक्ट है ओवरऑल रिजल्ट, तो अब मैंने क्या कहा, मैक्सिमम केस में डोमिनेंट जो होगा वो रेजोनेंस इफेक्ट होगा। तो रेजोनेंस से दे रहा है और इंडक्टिव से ले रहा है, डोमिनेंट कौन सा है, रेजोनेंस, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन है तो आप क्या मानोगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये आपको फैक्टर देखने हैं। एक्सेप्शन भी है कि जहाँ पर रेजोनेंस डोमिनेट नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट है, वो हम देख लेंगे, जैसे जैसे हमको नीड आएगी वैसे वैसे मैं आपको समझा दूंगा।
लास्ट इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम हिंदी में अति संयुग्मन कहते हैं। देखिए कॉन्जुगेशन को हिंदी में संयुग्मन कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को हिंदी में अति संयुग्मन कहते हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाए तो एक तरह का रेजोनेंस ही है, स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मल अगर हम बात करें रेजोनेंस की तो रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते, केवल पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, या हम कहें लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन जो है स्पेशल कंडीशन है रेजोनेंस की, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसका जो ऑल्टरनेट नेम है वो है बेकर नाथन इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू ओवरलैपिंग इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, या फिर सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर मेनली चीज क्या है कि नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है डिलोकलाइजेशन में, लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज हो रहे हैं, या हम कहें ओवरलैप कर रहे हैं किससे, या तो हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड से, या फिर हम कह सकते हैं पी ऑर्बिटल से। इसके अलग अलग कंडीशन है, वो हम देखेंगे किस में है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, आएगा जब आपको और क्लियर हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड विथ पी ऑर्बिटल, तो देखिए दो जो हमने कंडीशन की बात करी, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड विथ पी ऑर्बिटल ये आप किस में समझ सकते हो, कार्बोकैटायन में या फिर कार्बन रेडिकल या फ्री रेडिकल में। देखिए कैसे, ये हमने कहा कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर एक पी ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 पी में से 2 पी काम आ गए, तो यहाँ पर एक पी खाली है, तो इसका जो पी ऑर्बिटल है भाई ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका पी ऑर्बिटल खाली है, तो इसका पी ऑर्बिटल और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है, जो कि सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा बॉन्ड में और इसके पास पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन चलेगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस चार्ज आ गया, तो ये हो गया HCH डबल बॉन्ड आ गया, इसका प्लस हट गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इसका प्लस हट जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि भाई नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है ऐसे चेंज होता रहता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर इस पर प्लस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्री हो गया और ये रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन चलती रहेगी, तो एक बार प्लस इस पे आ गया, एक बार प्लस इस पे आ जाएगा और एक बार प्लस इस पे आ जाएगा, और लास्ट में आपकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होती है, अगर आपको टोटल स्ट्रक्चर निकालनी है कार्बोकैटायन के केस में मान लीजिए, तो टोटल स्ट्रक्चर कैसे आएगी, एक तो स्टार्टिंग वाली स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन पे प्लस है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आएगी जितनी, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्ट्रक्चर और आएगी। अब जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है 1 2 3, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्ट्रक्चर तो आएगी और एक स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। तो ये सारी मैंने नहीं बना रखी, आप बना सकते हैं। सेम अगर हम बात करें रेडिकल की, तो यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए थे, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये यहाँ रेडिकल आ गया, रेडिकल रेडिकल ने बॉन्ड बना लिया और ये आपके हाइड्रोजन रेडिकल रह गया। ऐसे ही फिर आपके एक बार रेडिकल इस पे आएगा, एक बार रेडिकल इस पे आएगा, तो ये आपके एक तरह से नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है। तो रेजोनेंस में क्या है, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा होगा। आगे अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की पाई, अभी तो पी ऑर्बिटल के साथ था, अब पाई बॉन्ड के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो हाइड्रोजन जो है उस पे ऊपर वाले पे प्लस आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और उस वाले कार्बन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर है, देखिए आप एक चीज़ नोटिस करना, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। अगर हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें, जैसे आप देखना कि कई बार हम याद करते हैं कि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी है, डबल की कितनी है और ट्रिपल की कितनी है, तो हम एक डेटा याद करते हैं। जैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1.54 आप याद करते हो एंगस्ट्रॉन्ग, 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग और 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग, और बेंजीन के केस में हम याद करते हैं 1.39 एंगस्ट्रॉन्ग।
तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये हमेशा फिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने कहा कार्बन कार्बन सिंगल, अब इथेन में अलग होगी, प्रोपेन में अलग होगी, ब्यूटेन में अलग होगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो इथीन में अलग होगी, प्रोपीन में अलग होगी, ब्यूटीन में अलग होगी, 1 ब्यूटीन में अलग होगी, 2 ब्यूटीन में अलग होगी, वो डिपेंड करेगा। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ यहाँ पर, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो एक तो सिंपल इथीन होता, वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस ही नहीं है। मैंने कहा कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस नहीं है, लेकिन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ क्या कि जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में एक्चुअल में डबल बॉन्ड दिखता है, जब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर डबल बॉन्ड हट जाता है, वहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है। तो देखिए डबल बॉन्ड जो था हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड रह गया और दूसरी जगह जो है वो डबल बॉन्ड आ गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड जो है उसके कैरेक्टर थोड़े से कम हो जाते हैं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इथीन में और प्रोपीन में, ये है मान लीजिए ये इथीन है ये प्रोपीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा किस में होगी? तो यहाँ पर क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, पूरा का पूरा डबल बॉन्ड यही है एक्चुअल में, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहे हैं, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अब ये जब मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। हालांकि आरपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से हो जाएगा। बाकी आपके जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी। आगे दे रखा है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा खेल इसी पे है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन पे वो इसी लाइन से सॉल्व होगा आपका। हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा कब होगा? जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, चाहे वो कार्बोकेटाइन का केस हो, चाहे फ्री रेडिकल का केस हो, चाहे एल्कीन का केस हो। अब एप्लीकेशन की बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, भाई हाइपर कॉन्जुगेशन से आप क्या क्या चीज़ें समझ सकते हो? तो सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है तो वो आप तीनों केस से समझ सकते हो, रेजोनेंस से भी समझ सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हो, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ सकते हो। जब सिंपल एल्काइल है कार्बोकेटाइन तो वहाँ रेजोनेंस की जरूरत नहीं है, केवल एल्काइल कार्बोकेटाइन है तो वहाँ आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हो और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ सकते हो। तो जैसे मान लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट से तो मैंने आपको समझा दिया कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे समझे भाई? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक तो है CH3 CH2 प्लस, एक है CH3 CH, ये 3 डिग्री 2 डिग्री है ना, चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, और ये हो गया प्लस। एक बार तो मैंने ये 2 डिग्री कह दिया, और 3 डिग्री अगर मैं कहूँ तो ये मैंने कह दिया, ये 3 मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये मैंने कह दिया। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे समझाएंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को? ये 1 डिग्री है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ये 2 डिग्री है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ये 3 डिग्री है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहेगा कि जिस कार्बोकेटाइन में, सिंपल एल्काइल कार्बोकेटाइन की बात आ रही है, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस की बात नहीं आ रही, सिंपल एल्काइल कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 3 डिग्री में ज़्यादा है, 2 डिग्री में कम है, और फिर 1 डिग्री में और कम है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पर आप जो है ये ऑर्डर आपने याद कर लिया। अब चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट से समझाओ चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन समझाओ, एक ही बात है। लेकिन दोनों इफेक्ट का जब रिजल्ट सेम आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उससे समझ लीजिए। लेकिन जब दोनों इफेक्ट का आंसर उल्टा आए तो फिर आंसर क्या होगा? जैसे अगर आपको याद दिलाऊं मैं आपको, तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इथाइल ग्रुप का होता है, और इथाइल ग्रुप से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपाइल ग्रुप का होता है। मतलब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। तो अगर सिंपल सी मैं बात करूँ कि ये कार्बोकेटाइन है, इस पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये कार्बोकेटाइन है, इसमें ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा इसमें है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से अगर मैं आंसर निकालूंगा तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं?
प्लस के जस्ट अगले वाले कार्बन पे आप देखेंगे 2 हैं। तो यहाँ पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो इसमें 3 है और उसमें 2 हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब अलग अलग डायरेक्शन में इफेक्ट काम करें तो वहाँ पर डोमिनेटिंग कौन सा है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो आपको फाइनली याद क्या करना है, सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर ऐसा कोई केस आता है जब 2 इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना और इसके हिसाब से आंसर निकालना है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादा स्टेबल की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है इथाइल का ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो दोनों इफेक्ट के हिसाब से आंसर अलग आ रहा है। तो डोमिनेटिंग कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आंसर क्या होगा, ये समझा ही बात। तो रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। एक एक्सेप्शन है हेलोजन के केस में, हेलोजन में भी खास करके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है रेजोनेंस, ये आप ध्यान रख लेना। बाकी के केस में ये फॉलो होगा। हेलोजन के केस में, हेलोजन भी कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके केस में रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो ये बात थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो अगर आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग कार्बोकेटाइन बना रखे हैं स्ट्रक्चर वाइज तो अल्फा हाइड्रोजन से आंसर निकालना है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेम कंसेप्ट फ्री रेडिकल में लगेगा। फ्री रेडिकल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो गया। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से समझा सकते हो। अभी जैसे हमने ऊपर देखा, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने आपके हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा और उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आप देखेंगे जब हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा स्टेबल है। फिर कितने हैं, 3 3 6 3 9, 12 के बाद 9, तो उसके बाद लेस स्टेबल है, इससे लेस स्टेबल है मतलब। इसके बाद देखेंगे 3 और 3 6 और उसके बाद देखेंगे तो 3। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, एक तो होता है सीधे सीधे रिएक्शन रटनी है, जैसे एल्केन एल्केन एल्काइन है, वहाँ तो रटने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कुछ भी चीज़ समझने की बात आएगी तो ये जो हमने जीओसी पढ़ी है वो हमारे बहुत हेल्प करेगी। तो जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, और साथ के साथ ध्यान रखना कि जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो कई रिएक्शन ऐसी आएगी जहाँ पर स्टीरियो भी साथ में चलेगी। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो भी हमें ध्यान रखना होता है। तो कंसेप्ट जो क्वेश्चन आएंगे 3 तरह के आएंगे। एक तो बेसिक कंसेप्ट जो कि जीओसी से रिलेटेड है, एक स्टीरियो वाइज कंसेप्ट आएंगे, एक मैकेनिज्म वाले कंसेप्ट आएंगे। इसके अलावा आएगा जो डिफरेंट रिएक्शंस है। कई बार क्या होता है इधर उधर से कुछ भी रिएक्शन डाल के पूछ लेते हैं तो वहाँ पर उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितनी भी एग्जाम में क्वेश्चन में रिएक्शंस पूछी गई हैं वो हम एक एक करके, अब देखिए क्योंकि बेसिक जब एक बार कवर करना होता है सिलेबस तो बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना होता है। लेकिन जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा, हमारे पास टाइम बचेगा थोड़ा बहुत, तो जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर से कोई क्वेश्चंस आ रखा है, रिएक्शंस आ रखे हैं, वो हम सारे कवर करेंगे। इसलिए जो है एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आपको वीडियो देखना है कंटिन्यू। आपके भले के लिए कह रहा हूँ, नहीं देखेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।